नारी की, सुन लो बात अपनी, हर पर ले है भारी की। हम है नारी शक्ति, शक्ति शक्ति नारी की, हम है नारी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉक शो विद अभिषेक प्रेजेंटेड बाय न्यूज एशिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारी टॉक शो का थर्ड एपिसोड है और जो हमारी आज गेस्ट है वो सोशल वर्क के फील्ड में एक बहुत ही रिकॉग्नाइज नाम है उनका। उनके साथ ही वो पर्सनली भी बहुत काइंड है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट मिसेस प्रतिमा जोशी, डायरेक्टर ऑफ नारी शक्ति। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, और जैसे कि नारी शक्ति क्या है ये तो लोग जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू मैम, जो नारी शक्ति है जिसके आप फाउंडर हो, डायरेक्टर हो, ये नारी शक्ति के बारे में आप कुछ बातें बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सिलीगुड़ी नारी शक्ति जो हमारा एनजीओ है, ये हमने शुरू किया था 2006 में, लेकिन उस वक्त इसका नाम था संग्रामी महिला संघ। तो बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था उसमें। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन आया तो उस समय रजिस्ट्रेशन के टाइम में हम लोगों को 3 नाम सुझाने के लिए कहा गया था। तो उसमें एक नाम ये भी हम लोगों ने दिया था। तो फॉर्चुनेटली ये नाम हम लोगों को मिला, जिसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। और अभी तो कहूँ कि इस नारी शक्ति नाम से इतनी सारी संस्थाएं बन चुकी है सिलीगुड़ी में ही। बाकी दिल्ली वगैरह दूसरी जगह में भी है, लेकिन यहाँ भी नारी शक्ति, इसका अर्थ ये हुआ कि हर नारी को अपनी शक्ति का अंदाज़ा हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैम, आपकी जो एनजीओ है नारी शक्ति, ये वुमेन्स को लेकर कौन कौन से सेक्टर्स में काम करती है और किस तरीके से काम करती है? सिलीगुड़ी नारी शक्ति हम लोग पूरे उत्तर बंगाल में काम करते हैं, मोस्टली दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में और सिलीगुड़ी में भी। तो नारी शक्ति सिर्फ हमारा एक संस्था है ऐसा नहीं। हम लोग इसके जरिए हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस, मोस्टली मैं डोमेस्टिक वायलेंस में ही काम करना पसंद करती हूँ, और एंटी ट्रैफिकिंग, और एक इधर एक एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क, एक हम लोगों का ग्रुप है जिसमें नॉर्थ बंगाल के 22 एनजीओ हम लोग साथ मिलके काम करते हैं। मान लीजिए कुछ किसी लड़की का मतलब ट्रैफिकिंग हुआ, तो हम लोग उस मैसेज को ग्रुप में डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग उसको रेस्क्यू के लिए थाना या फिर कहीं भी जाना पड़े तो हमारे जितने भी ग्रुप के और बाकी भी है, जो कंचनजंगा उद्धार केंद्र, वर्ल्ड विजन, डी डूअर्स एक्सप्रेस, राजू नेपाली का, हम लोग सब मिलके इस तरह से काम करते हैं। तो मोस्टली नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि मैम, मैंने 2 मिनट जब आपकी बातें सुनी तो मैं भी 2 मिनट में इंस्पायर हो गया। मुझे भी फील आया कि मैं भी जाके ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कोई एनजीओ पे काम करूँगा। लेकिन चाहते तो बहुत लोग हैं जो आके करना चाहते हैं, ऐसे फील्ड पे ऐसा काम करना चाहते हैं, बट चाहने, कहते हैं ना कि चाहने और करने में बहुत फ़र्क होती है। तो बहुत टफ रहता है फील्ड में जाके कोई भी ड्रीम ऐसी कोई चीज़ों को करने में। तो मैम, आप जैसे आप ये चीज़ को कर रहे हैं, जो आपकी सक्सेस रेट है, जितना आपने रेस्क्यू मिशंस की है, तो इसमें बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत पोटेंशियल लगता है। तो इसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो होना चाहिए, तो एक्चुअली व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? सही सवाल है। ऐसा है कि एनजीओ खोलना बहुत आसान है। एनजीओ, हर कोई एनजीओ खोल लेता है कि चलो हम कुछ करें। अच्छी बात है, आज लोग बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे किसने इंस्पायर किया, मैं किससे इंस्पायर हुई, तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं रेस्क्यू हम लोगों ने सिलीगुड़ी नारी शक्ति ने इतना नहीं किया है, पर हम लोग काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। लेकिन मैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा पर ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अनुमान और अनुभव में बहुत फर्क है। आप अनुमान कर सकते हैं कि अरे इस लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, लेकिन जिसने अनुभव किया है उसे
ज़्यादा मतलब उसे ज़्यादा तक मतलब ये रहता है कि वो किस तरह से काम करे। तो डोमेस्टिक वायलेंस मैं ये कहूँगी कि मेरे अपने निजी जीवन में जिस तरह की कठिनाइयाँ मैंने झेली है, सो उससे इंस्पायर होकर ही मैं घरेलू हिंसा पर ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैं शादी से पहले दुर्गापुर में थी, तो वहाँ से शादी के बाद 23 साल की उम्र में मैं गई थी भूटान। तो वहाँ जाने के बाद मेरे साथ जो भी हुआ, 7 साल मैंने जिस तरह के जीवन बिताए, तो तभी मैंने एक प्रण किया था कि मुझे वापस तो इंडिया आना ही था। तो इंडिया आने के बाद मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करूँगी। तो इस तरह से 2006 से 2-4 लोगों को लेके काम किया। आज काम करते करते बहुत फील्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग पहचानने लगे हैं, काम का दायरा भी बहुत बढ़ गया है। मैम मैं तो यही कहूँगा, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ें आपके पास में नहीं हुई होती तो आज ये एनजीओ नहीं होता। और इतने सारे फैमिलीज को आपने खुशियाँ दी है, उनकी लाइफ आप लोगों ने अच्छे ट्रैक पर आप लोगों ने जो एफर्ट डाल के लाए हैं। तो मैं तो ये सबको देख के वही कहूँगा कि मैम जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे कि मैम आप जब भूटान में थे तो आपने एक सोच लिया था कि मैं जब इंडिया जाऊंगी तो वहाँ जाके मुझे नारियों के लिए कुछ करना है, और आप इसी सोच को लेकर यहाँ पे आए। तो आने के बाद आप जब प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में थे तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? मैं 2003 में सिलीगुड़ी आई, और उसके बाद 2006 में अ, ये सिलीगुड़ी नारी शक्ति हम लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो चैलेंजेस इतना तो नहीं आया, लेकिन क्या है कि हमारे जो ये 41 वार्ड है, यहाँ पे समाज सेवा समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की मैं मेंबर हूँ, और करीब 9 साल से मैं वहाँ प्रेसिडेंट हूँ अभी भी। तो वहाँ हमारे इस इलाके में जितने भी नेपाली समुदाय है, तो यहाँ से मुझे बहुत, यहाँ की महिलाओं से मुझे बहुत ही साथ मिला उनका। उनको जब भी मैं बुलाती हम लोग आते थे। तो मेरी एक छोटी सी गाड़ी थी मारुति, तो उसमें तो सिर्फ 5 जने, मैं खुद ड्राइव करती थी और 4 महिलाओं को मैं ले लेती थी। तो क्या होता था कि चैलेंजेस तो जैसे जब भी इनको बुलाती थी ये लोग सब मेरे साथ आ जाते थे, कभी भक्ति नगर, कभी सिलीगुड़ी थाना, कभी प्रधान नगर, कभी मट्टीकड़ा। तो मैंने कभी टाइम नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त मैं 41 की थी, तो आज मैं 59 रनिंग हूँ। तो उस वक्त मेरा एनर्जी भी बहुत था, मैं बहुत एक्टिव थी, क्योंकि मेरा जो प्राइम टाइम था वो मैंने भूटान में बिता दिया, खाली पीली बैठ के, मतलब इस तरह का सोशल वर्क नहीं कर पाई। तो जो वहाँ मेरे साथ जो हुआ था, जो कठिनाइयाँ मैंने सही थी, तो यहाँ आकर मैं सब कुछ अपना महिलाओं को देना चाहती थी, मतलब कि उनको मैं शक्तिशाली बनाना चाहती। क्योंकि शक्तिशाली कैसे, आपको मैं ये बताऊं कि जैसे भेदभाव ये बाहर के लोग नहीं करते हैं, ये अपने माँ बाप ही करते हैं। बेटा और बेटी को अगर आप बेटा है, आप रात को 2 बजे नाइट शो फिल्म देख के घर आए तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बेटा है। लेकिन लड़की अगर कॉलेज से 6 बजे भी आ जाए तो उसे डांट फटकार मिलती है। तो ये जो फर्क, समानता वाली बात, ये मैं सिलीगुड़ी में वैसे मेरी ससुराल तो बॉम्बे है, मैंने वहाँ की महिलाओं को देखा, इतनी एडवांस्ड, इतने स्मार्ट, इतनी मतलब प्रैक्टिकल है, जो वही चीज़ मैं यहाँ देना चाहती हूँ। हाँ, चैलेंजेस क्या है, थोड़ा बहुत, जैसे हमने किसी विक्टिम को किसी एक्यूज्ड को पकड़ा, तो जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं तो वहाँ से छुड़ा लेते हैं, थाने से छुड़ा लेते हैं। तो ये सब चैलेंजेस थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं डरती किसी से नहीं हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय ईश्वर के। तो चैलेंजेस मुझे इतना नहीं, थाने से भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मैम जब हमारी टीम ने इस इंटरव्यू से पहले हमारी टीम ने एक छोटी सी रिसर्च की थी आप पे, तो कुछ वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे मिली, जैसे कि आपके जो कलीग्स मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि प्रतिमा जी जितने भी ट्रबल में हो, जो भी चैलेंजेस वो फील्ड में फेस करें, क्योंकि यू आर द वन हु फाउंडेड नारी शक्ति,
तो आपने जितनी मुश्किलें झेली होगी वो बाकी मेंबरों ने शायद उतनी मुश्किलें इस सेक्टर में नहीं देखा होगा, बट उनका कहना ये था कि प्रतिमा जी सब कुछ डाइजेस्ट कर लेती है और वो हंसती रहती है, क्योंकि जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। ये किस हद तक सच है मैम? पहले ये बताओ, आप सच कह रहे हो? जी मैम। हाँ, ये बात तो है कि देखिए, अगर मैं खुद ही रोती रहूं तो कौन मेरे पास आएगा, और मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकूंगी। तो इसलिए अभी लोग, जब मैं यहाँ आई थी तो 2003 में आई थी, तो 2004 से ही लोग मुझे यहाँ आयरन लेडी कहते थे, पता नहीं क्यों कहते थे। मैम, आज की शो से पहले हमारी टीम ने एक छोटी सी सर्वे किया था आप पे, छोटा सा सर्वे हम लोगों ने रखा था। तो वहाँ से जो चीज़ें आई वो कुछ इस तरह से थी कि आपके कुछ मेंबर्स थे जो कह रहे थे कि प्रतिमा जी कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी हो, कोई भी टेंशन हो, वो हमेशा हंसती रहती है और हम सबको इंस्पायर करती रहती है। तो जस्ट लाइक कि आप फाउंडर हैं, आपने ये चीज़ को शुरू किया तो आपने बहुत सारी असुविधाएं आपने फेस किया, तो फिर भी आप अभी आपने जो कहा कि जब वो कुछ कुछ छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स थे जो आपने फेस किया, बट इसी पे जो हम लोगों की जो अपडेट आई थी वो आप कह रहे थे कि हाँ प्रतिमा जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ें उन्होंने फेस किया, लेकिन अपने चेहरे पे और हम तक कभी वो चीज़ पहुंचने नहीं दिया। तो ये किस हद तक सच है? पहले ये बताइए, आप सच कह रहे हैं? जी मैम जी। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ये सही है कि मैं बिंदास हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं स्वतंत्र अपनी जीवन स्वतंत्र जीने में विश्वास रखती हूँ। लोग मुझे कुछ भी कहे, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात यह है कि हाँ, मेरी ये अगर मैं बोल्ड नहीं रही, मैं स्ट्रांग नहीं रही, मैं अगर रोती रही, तो कौन मेरे पास आएगा और कैसे मैं उनकी मदद कर सकूँगी। और ऑब्स्टिकल्स जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे सुबह 7 बजे किसी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे मेरे पति मार रहे हैं, तो तभी मैं बहुत नई थी, बहुत जज्बा था काम करने का, वैसे वो अभी भी है, लेकिन तभी मैं, किसी ने बुलाया नहीं कि मैं चली जाती थी, छट अपना गाड़ी निकालती थी, मैं चली जाती थी। तो क्या होता है कि मैं भूखे पेट चल सकती हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी तो भूखे नहीं रह सकती है ना, उसमें तो तेल चाहिए। लेकिन मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया, मैंने कोई भी बिना पैसे के मैंने आज तक काम किया, ना ही हमारा फंड है। और इस तरह से क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनसे मेरी थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि जैसे हम किसी एक्यूज्ड को पकड़ते हैं तो उनको ये रुतबा रहता है ना, जो एक्यूज्ड, उनके ऊपर जो राजनीति का जो छाता है, उनके सर पे जो हाथ है, वो उन्हें छुड़ा लेते हैं। रेप होता है, लोग, हमें कंप्लेंट मिलता रहता है कि लोग गांव में घूम रहे हैं, क्या किया जाए। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ अच्छे नेता आए जो इस तरह की ओछी राजनीति ना करे, जो सच है उसको देखे, ठीक है ना? जी सच बात। मैम, जैसे कॉमन पब्लिक से एक लेडी, आप जो भूटान से अपनी कंट्री में आके आपने इतना सारा लेडीज़ को लेकर जो इतना अच्छे से आपने जो काम किया, तो ये सब आप कर रहे हो, पर एक कॉर्नर होता है ना कि ये चीज़ मैं इतनी एफर्ट के साथ कर रही हूँ, हम लोग कर रहे हैं, तो मेरे गवर्नमेंट को इस चीज़ में मुझे हेल्प करना चाहिए, मेरे पब्लिक में ये अवेयरनेस होना चाहिए। तो मैम, आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके उनसे, और आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब तक खुद को दर्द नहीं होता है तो दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता है। तो जब तक किसी दूसरे के घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, घरेलू हिंसा बोलिए या ट्रैफिकिंग बोलिए, कुछ भी, तब तक उसके बाजू वाले उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब अपने खुद के घर में पड़ता है तब वो किस तरह किसी एनजीओ को ढूंढते हैं या कौन उसकी मदद कर सकता है, ऐसे ढूंढते हैं। और मैं उनसे यही कहूँगी कि अभी तक इंसान सिर्फ दूसरे के लिए जी रहा है, लोग क्या कहेंगे, अपने लिए कोई नहीं जी रहा है। अपना घर सुखी, अपना घर परिवार सुखी, तो फिर एक घर खुश है, दूसरा घर भी खुश होता रहेगा। तो लोगों के दिलों में ये नहीं है, लोग सिर्फ एक दूसरे के दिखावे में जीते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। और जब तक दूसरों की, खुद के ऊपर नहीं हुआ था तब तक वो दूसरों की मदद नहीं करते। तो मैं कहूँगी सबको आगे आना चाहिए। आपने देखा होगा
और बीच में टीवी पर या सिनेमा के पर्दे पर हम लोग देखते थे, घर में किसी प्रकार का कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो बेल बजता था। तो बेल बजने का अर्थ ही है कि उसको रोकने को बता देना। इसीलिए जब हम सब इंसान हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सभी जिए और जियो और जीने दो, इस तरह से हमें जीना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और ऑर्डर की तरफ से क्या सपोर्ट आपको होनी चाहिए और जैसे एनजीओज़ को होनी चाहिए, और क्या आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस अपना काम कर रही है, सभी अपना काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। मैंने तो देखा, जब भी मैं गई किसी भी पुलिस थाने में तो मुझे भरपूर सहयोग मिला। और जब भी हम लोग किसी दूसरे एनजीओ के साथ जाते हैं, कहीं भी चले जाओ तो पुलिस हमारी बहुत मदद करती है। बस इतना ही मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि कभी कभी वो कह देते हैं कि एफआईआर जो है, हर कोई तो एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, तो उनसे उनकी पूरी बात सुन के एफआईआर लिख दे। मैं देखती हूँ कब बाहर बैठे रहते हैं कोई कुछ पैसे लेके वो क्या बोलते हैं, एफआईआर लिख देते हैं। लेकिन क्या है कि तुम्हारे घर का मामला है, तुम घर के लोग मिलके समझा लो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनको कुछ, या हम लोगों का फ़ोन नंबर दे, किसी भी एनजीओ जो महिलाओं के लिए काम करती है उनका फ़ोन नंबर दे। अब मैंने तो देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी केसेस आते हैं तो भक्ति नगर से या फिर वुमेन सेल से मुझे फ़ोन आता है, विक्टिम का फ़ोन आता है, फिर मुझसे जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ। तो पुलिस भी जो भी विक्टिम आते हैं तो उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करे, क्योंकि हर कोई तो प्रतिमा जोशी नहीं कि डायरेक्ट चले गए थाने में, चले गए और बात कर लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि फर्स्ट टाइम हर एक को डर लगता है, मैं भी डरती थी। तो मुझे इतना ही कहना है कि पुलिस से जनता को, वो जनता के दोस्त हैं, तो इस तरह से उनके साथ पेश आए। जी, वुमेन्स एम्पावरमेंट जो एक टर्म है, उसका सही सेंटेंस क्या है? देखिए, नारी सशक्तिकरण, इसका अर्थ ये है, लेकिन नारी को आप सशक्त किस तरह से कर सकते हो? सशक्तिकरण का अर्थ ही है शक्तिशाली। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नारी को शक्तिशाली बनाओ, उसको बेलना चौकी लेके पिटना सिखाओ, ये बात नहीं है। नारी को राजनीतिक, आर्थिक, उसका सामाजिक, उसका व्यक्तित्व विकास जब तक पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक उसे सशक्त नहीं कहा जा सकता है। और मैं ये भी मानती हूँ कि 2 सिलाई मशीन दे दिया, नारी को सशक्त बना दिया क्योंकि वो अपना पेट पाल रही है, ये सशक्तिकरण नहीं है। आप उसको जीने का रास्ता दे रहे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी है। आप उसका, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई किसी डोमेस्टिक वायलेंस के बाद वो क्या होता है कि डिवोर्स केस फाइल होता है, डिवोर्स हो जाता है, फिर लड़की कहाँ जाए? हमारे हिंदू समाज में, इंडियन में तो यही कहा जाता है ना, भारतीय समाज में, कि यहाँ से मायके से डोली उठी और ससुराल से अर्थी उठेगी। बकवास बात है। अपने खुद की बेटी चलकर मर रही है, लेकिन उनको मदद करने के अलावा आप करने के सिवाय आप उसको अलग, लोग क्या कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपकी अपनी बेटी है। लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि बेटी की शादी हो गई, अब गंगा नहा लिया। इतनी बोझ, लड़कियों अपनी खुद की बेटी को इतना बड़ा बोझ मानते हो आप? तो मैं ये कहूँगी कि नारी सशक्तिकरण अर्थात हम लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग जो आप शादी के बाद जो आप आशीर्वाद देते हो ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, मैं ये कहूँगी इससे अच्छा है आप हिम्मती बनो कहो, ठीक है ना? क्योंकि पहले कहा जाता था कि नारी को, क्योंकि जिस देश की नारी सशक्त नहीं है उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। और ये है कि आप देखिए, पहले आप बेटी को आप क्या है, शिक्षित बनाओ कहते थे आप महिलाओं को, वो शिक्षित बन गई, वो सुसंस्कृत तो पहले से ही रहती है और आत्मनिर्भर भी बन गई। लेकिन उसके बाद भी सभी जो भी बड़े बड़े पोस्ट में हैं महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, वो तो उन सबको तो बहुत खुश और बहुत सुखी रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो दिखाते एक है और अंदर उनके
घर के अंदर उनकी तस्वीर अलग कुछ अलग होती है। मैं ऐसे कई महिलाओं को जानती हूँ जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है, बाहर दिखती कुछ है, बड़ी स्टाइलिश रहती है, लेकिन अंदर कुछ अलग रहता है। तो ऐसा ना हो, ऐसी दोहरी जिंदगी महिलाओं को जीने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ महिला शिक्षित बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन उसके साथ साथ हिम्मती जरूर बने। अगर हिम्मत नहीं है तो आपका ऊंचा पोस्ट, आपकी पढ़ाई भी कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा या बुरा काम करने के लिए आपको सबसे पहले हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और वही हिम्मत मैं नारी शक्ति की तरफ से सारी महिलाओं को देना चाहती हूँ। डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे आपने जो ये नारी शक्ति को लेकर, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर इतनी सारी काम आपने किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद के तरफ से और आपकी इंटायर टीम एशिया के तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा मैम। जैसे कि अभी हम शो के एंड में आ चुके हैं, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? आपको भी धन्यवाद, आपके पूरे एंटायर टीम को। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही अपना संदेश देना चाहती हूँ कि नारी को कमज़ोर ना समझें, नारी को शक्तिशाली बनने दें। और जिस बराबरी की बात मैं कह रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि लड़का अगर अपना गंजी उतारता है तो लड़की भी गंजी उतार कर दिखाए, ये बात नहीं है, ये ओछी सोच है। मैं जिस बराबरी की बात कर रही हूँ, या फिर जो भी फेमिनिस्ट इस तरह की बातें करते हैं, इसका अर्थ यह है कि अपना निर्णय खुद, अपने फैसले खुद ले सके। औरतें सिर्फ पढ़ लिख कर एक ओहदे तक आकर ही खुश नहीं रह सकती, उसे प्यार दें। और पुरुष भी जो एक दम्भ रखते हैं, एक मेल ईगो उनके पास रहता है, और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इसके पीछे औरतों का ही हाथ रहता है, और बेटे के पीछे मैं तो कहूँगी कि माता का ही हाथ रहता है। क्योंकि देखिए, ईश्वर, प्रकृति ने कभी काम को अलग अलग नहीं किया है। जो काम पुरुष कर सकता है, स्त्री भी वही काम कर सकती है। हाँ, ये सच है कि पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ठीक है ना। तो बराबरी का अर्थ ये है कि आपकी सोच, आपकी विद्या, आपका विवेक, आप उस समानता से आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं अपने व्यूअर्स को, स्पेशली फीमेल को भी ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ब्रेक योर साइलेंस। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो प्लीज़ आगे आइए, इस वीडियो के नीचे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और उसके साथ ही मैं अपने मेल व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, वेट मत कीजिए कि आपके साथ या आपके फैमिली के साथ ये कब होगा। आसपास भी आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलती है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू।